प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने 5 जगत सिस्टम के बारे में पढ़ा इसके पहले वीडियो में। ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा को। आप जानते हैं पूरे जीव जगत को, पूरे ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांट दिया गया है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया, जिसे R.H. हुटेकर ने दिया था 1969 में। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमारे कोर्स में रखा गया है, चाहे टीजीटी की वैकेंसी हो, एलटी की हो, जीआईसी की हो या आपकी पीएचडी को, इन सभी के कोर्स में रखा गया है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो हम वहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। यह आपका फाउंडेशन बैच है, निर्णय बैच नाम से यह सीरीज चलाई जा रही है। इसके बाद निर्णय बैच फाउंडेशन है, ये निर्णय बैच टारगेट बैच भी आपका आएगा, जो जनवरी में सिलेबस आने के बाद जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी उसे जारी कर दिया जाएगा और शुरू कर दिया जाएगा। बैच से जुड़ने के लिए बैच नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 8004109989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं और बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों को जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में से एक किंगडम को पढ़ना है, उस किंगडम का नाम है मोनेरा। फाउंडेशन बैच है, आप एक बार पूरा रिकॉल करेंगे और एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। मैंने हर वीडियो में आपसे बताया कि आप एनसीईआरटी परचेज करिए मार्केट से, 200-250 रुपये की किताब है। हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। एनसीईआरटी का सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्जन आपका जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, जिसे आप आसानी से सोल्यूशन के रूप में कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसको, मोनेरा जगत को पढ़ते हैं और मोनेरा जगत को एक एक करके पढ़ते जाएंगे। मैंने कल ही आपसे बताया था कि मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं उन्हें अलग अलग 4 जगत में रख दिए गए हैं। तो बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी बैक्टीरिया हैं सभी किसके अंतर्गत आती हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। ध्यान सुनिएगा, सारी बातें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य इसी लाइन में छुपे हुए हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी के सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया देखे गए हैं। एक गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों, कह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विषम वास स्थान है, जहाँ पे जीवन पाए जाने की संभावना नहीं, जैसे कि बहुत टफ मरुस्थल हो, झरने हों, बर्फ हों, ठीक है, या गहरे समुद्र हों, विषम परिस्थिति हो, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं वहाँ पे भी बैक्टीरिया देखी गई है, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उसके भीतर परजीवी के रूप में होते हैं। बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में परजीवी के रूप में होती हैं, पौधों पे परजीवी होती हैं, जंतुओं में परजीवी होती हैं। आप जानते होंगे जैसे टीबी की जो बैक्टीरिया है क्या करती है, परजीवी है। टिटनस की बैक्टीरिया परजीवी है। सबके डिजीज पूछे जाते हैं, उसके बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। टाइफाइड किससे होता है, तो आप कहेंगे माइकोबैक्टीरियम टाइफी नामक या बैसिलस टाइफी नामक से होता है। ठीक है, उसी तरह से आपके फूड पॉइजनिंग का पूछा जाता है। तो बहुत सारी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिजीज वाले चैप्टर में, क्लास 12th में है, तो वहाँ पे भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पे भी आपको बस इतना जान लीजिए कि बैक्टीरिया हमारे लिए दोनों काम करती हैं। कुछ हमारे लिए उपयोगी होती हैं और कुछ अनुपयोगी, यानी कुछ यूजफुल है और कुछ कैसी हैं, हार्मफुल है। यूजफुल बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे कि एक बैक्टीरिया है, आप जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम सेरिबेसी, आप जानते हैं, या माइक्रोबैक्टीरियम सेरिबेसी क्या करते हैं, सिरका बनाने में या किसमें, ब्रेड इंडस्ट्री में उसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट बनाने में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी फंजाई हैं उसका उपयोग करते हैं। और बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, आप जानते हैं, दूध से दही बना देता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं, ये बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी भी होती हैं और बहुत सारी बैक्टीरिया हमारे लिए डिजीज काज करती है हमारे शरीर में, हमारे पशुओं को, पौधों को, तो वहाँ पे हमारे लिए अनुपयोगी भी हो जाती हैं। क्लियर है, चलिए। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। उनके शरीर के आकार के आधार पर, यानी मार्फोलॉजी के बेसिस पे, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 अदर टाइप्स। फर्स्ट कॉल्ड, आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, कोकस। सेकेंड को बैसिलस, थर्ड को कामासेप एंड फोर्थ को विब्रियोसेप कहा जाता है। यानी पहले को क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं, बहुवचन कोकाई है। छड़ाकार बैसिलस, यानी जो बैसिलस के रूप में होते हैं, कोमा आकार की होती हैं। और किस आकार में होती हैं, कामा आकार के बाद विब्रियम होती हैं, जो विब्रियो कहलाता है। विब्रियो कालेरी, जिससे कालरा होता है, कामा आकार की बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तथा सर्पिलाकार होती है, कुछ सर्पिलाकार होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यानी 4 अलग अलग आकार की बात की गई है। ठीक,
कह रहा है यद्यप संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, कह रहा देखने में बैक्टीरिया बड़े सरल प्रतीत होते हैं परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ठीक है, उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। पहली बात तो ये अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन पोषी भी होते हैं। आपने अपने घर में सिरका बनते हुए देखा होगा, आपने अपने घरों में दही बनते हुए देखा होगा, तो ये आपके रसायन संश्लेषी भी होती हैं। तो कह रहा है अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, यानी अपना भोजन बना लेंगे। अगर स्वपोषी होंगे तो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ये अपना अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ठीक है, यहाँ देखिए अगर स्वपोषी भी हैं, ये प्रकाश स्व संश्लेषी यानी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। अगर रसायन संश्लेषी स्वपोषी होंगे तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। कह रहा है कि सीधे सीधे आप समझिए कि अगर ये रसायन संश्लेषी होंगे तो जो भोजन रखा रहेगा कार्बनिक तत्व रखे रहेंगे, वहाँ से एनर्जी लेंगे। अगर ये स्वपोषी होंगे तो अपना भोजन खुद से बनाने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक है, चलिए आर्क बैक्टीरिया, जिसे आर्की बैक्टीरिया आप कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाली बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है टीजीटी का, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाता है कि लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाली बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, या समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाली बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, गर्म झरनों के क्षेत्र में पाए जाने वाली बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, फ्रंट लाइन का है, लेकिन जब पूछ लिया जाता है तो ऑप्शन इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है और टेंशन होने लगती है। तो इस टेंशन से बचने के लिए आप यहाँ पे से नोट कर सकते हैं, अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जो पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, हाइलोफी कहते हैं। गर्म झरनों के क्षेत्र में जो पाई जाती हैं उसे थर्मोएसिडोफिल कहते हैं, तथा कच्छ गुजरात में है, कच्छ के यानी दलदल के क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं उसे मेथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मेथेनोजन अनेक रोमिनेंट पशुओं, रोमिनेंट मतलब ऐसे पशु जो जुआली करते हैं, यानी भोजन पहले निगल जाते हैं फिर उसके बाद उसे निकाल करके मुंह में चबाते हैं, उसे रोमिनेंट कहते हैं, यानी जुआली करने वाले पशु, जिससे आप कहते हैं गाय भैंस है। तो पहले भोजन को खा जाती हैं, जल्दी जल्दी जो फूडर होता है उनका उसको खा जाती हैं, और खाने के बाद फिर उसे पेट में से निकाल करके उसे क्या करती हैं, च्यू करती हैं, चबाती हैं। तो आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे। तो गाय और भैंस के आंत में पाए जाते हैं और इससे गोबर में मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसमें मेथेन गैस का उत्पादन हो जाता है। इसीलिए गोबर से मेथेन गैस टैंक आपने 10 में पढ़ाया होगा बच्चों को, या खुद पढ़े होंगे कि गोबर गैस प्लांट क्या होगा, आप भी पढ़े होंगे। बहुत सारे गाँव में बने हैं, हो सकता है आपके घरों पर भी बना हो। गोबर गैस प्लांट पहले बनता था, अब तो सबके यहाँ गैस सिलेंडर आसानी से अवेलेबल हैं, तो कोई पालता नहीं गाय भैंस को, लोग पालना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा स्टेटस पे इफेक्ट पड़ता है। कुत्ता पालने से स्टेटस बढ़ता है, गाय भैंस पालने से स्टेटस घटता है। ये हमारी यहाँ की थोड़ी सी मानसिकता चेंज हो गई लोगों की। कुत्ता पाल लेंगे और कहेंगे बेबी स्वीटू, अब वो बेबी स्वीटू हो गया। और जो गाय भैंस पालते कम से कम दूध देता, तो एक कुत्ता पता नहीं क्या देता है, दूध की जगह पे कुछ और ही देता होगा, ईश्वर जाने। बहरहाल, तो अब इसे लोग पालते हैं, बड़ी शौक से कहते हैं कि वैरायटी है, वो वैरायटी है। अरे भाई, फाड़ में गई वैरायटी, कौन सा दूध देने वाला है। 50 रुपये के दूध के लिए दर दर भटक रहे हो, 1 लीटर दूध के लिए अलग अलग दुकानों पे जा रहे हो। कम से कम एक तो गाय पाले होते, जितनी परिश्रम उसके पीछे कर रहे हो, मीट ला रहे हो, मुर्गा ला रहे हो, उसको खिला रहे हो, उतने में आराम से तुम एक गाय पाल सकते थे। बहरहाल, इन सारी चीज़ों का कहने का कोई बहुत मतलब यहाँ पे है नहीं। तो मेथेन जो होता है ये कहाँ से निकलता है, गोबर से निकलता है। इसलिए गोबर गैस टैंक जो बनाए जाते हैं, उस गोबर गैस टैंक से क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है और वह गैस जाकर के अंदर जलती थी। किचन में पहले बनाए जाते थे, अब ज़्यादातर गैस सिलेंडर आ गई हैं, तो इसका कोई बहुत उपयोग नहीं है। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे। आगे बढ़ जाएं तो दूसरी बैक्टीरिया है जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं। पहली बैक्टीरिया क्या थी, यू आर्की बैक्टीरिया थी, और दूसरी बैक्टीरिया क्या थी, वो यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया में आ जाए, हजारों यू बैक्टीरिया अर्थात वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति, इसके ऊपर देखिए एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक कसाब मतलब आप फ्लैजिला जानते हैं, चल बैक्टीरिया द्वारा पाई जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर कसाब पाए जाते हैं, जिसे फ्लैजिला कहते हैं, कसाब पाया जाता है। और सीलिया भी आप जानते हैं पाया जाता है, और इसके ऊपर कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपने जब पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखे होंगे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर एक कोशिका भित्ति है। जैसे सपोज कर लेते हैं दूसरी लेयर जो हम बना रहे हैं कोशिका भित्ति की,
इसके आगे कुछ जिलेटिनस शीथ होती है, जिस जिलेटिनस शीथ में बैक्टीरिया रहती है, ठीक है। ये जिलेटिनस शीथ होती है, अक्सर इसी जिलेटिनस शीथ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ सब कुछ है, आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि इसकी जो कोशिका भित्त होती है एक कसाव होता है, ठीक है, द्वारा होती है। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। आप एल्गी में जाएंगे तो एल्गी में तीनों मैंने आपसे बताया था, और पीएचडी में क्वेश्चन भी आया था। तो एल्गी में 3 एल्गी हैं, आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन है? तो आप कहेंगे ए है, और कौन है? बी है। क्लोरोफिल का टाइप है ए और बी। उसके बाद जब आप फियोफाइसी में जाते हैं तो यहाँ पे ए के साथ कौन हो जाता है? सी हो जाता है। और रोडोफाइसी में जाते हैं तो ए के साथ कौन होता है? डी हो जाता है। आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो 3 प्रकार के एल्गी होते हैं, तो वहाँ पे क्लोरोफिल ए, बी, ए सी और ए डी होता है। बहरहाल यहाँ साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जिसे नीलहरित शैवाल हम लोग कहते हैं। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोष की है। कैसा है? एक कोष की है। कॉलोनी में पाया जाता है, अथवा तंतुमय यानी फिलामेंट होते हैं। अलवणी जलीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या स्थलीय शैवाल भी कहते हैं इसे, ठीक है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा, अब देखिए यहाँ पे आप एक ध्यान से देखिएगा, इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। किससे? जेलीनुमा एक आवरण होता है जिससे ढकी रहती है। एक तो बैक्टीरिया हो गई, बैक्टीरिया के ऊपर किसी सेलवाल हो गई, और सेलवाल के ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जो इसमें तैरते रहते हैं और फैलते फूलते रहते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, तो उसे जेलीनुमा आवरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बैक्टीरिया जैसे कि नास्टाक, एनाबीना पर्यावरण में नाइट्रोजन का क्या करते हैं? टेट्रोसिस्ट, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उपयोगी होते हैं। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं, या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जिसे आप नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कर इन्हें ऊर्जा मुक्त करके एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक है। ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पे, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन चक्र हो, चाहे फास्फोरस चक्र हो, आयरन चक्र हो, सल्फर चक्र हो। जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इन सबकी पूरी क्या करेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल में जब पढ़ेंगे तो इन सबको पढ़ेंगे, पूरा नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन और सल्फर की साइकिल पढ़ेंगे। बहरहाल अभी इतना याद रखिए कि क्या करते हैं, इनमें इनका फिक्सेशन करके नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, बनाने का काम करते हैं। कौन? बैक्टीरिया हैं कुछ, ठीक। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुता से पाई जाती हैं। इनमें अधिकतर बहु महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन के साथ संबंधित गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में यानी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। कुछ फसलों, फार्म और पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टिक, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर उस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हैजा किससे होता है? हैजा को क्या कहते हैं आप? हैजा को कहते हैं कालरा विब्रियो कालेरिस होता है, ठीक है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। टिटनस बैसिलस टिटेनी से हो जाता है। उसके बाद साइट्रस जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। और कैंसर कार्सिनोजेनिक, कैंकर नहीं कैंसर है, कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया से हो जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोश का विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण हो जाता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इसके डीएनए चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। प्लाज्मोगेमी के साथ यहाँ पे उनका डीएनए चला जाता है या आरएनए चला जाता है, जो भी रहता है, डीएनए या आरएनए जब चला जाता है जेनेटिक मटेरियल, और उससे क्या होता है, दोनों मिल करके एक नई बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो इसे हम लोग मुख्यतः प्लाज्मोगेमी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, तो प्लाज्मोगेमी का मिक्सर हो जाता है। ट्रांसडक्शन या ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, ट्रांसडक्शन कहते हैं इसे, ठीक है।
चलिए, माइकोप्लाज्मा जैसे जीवधारी में जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, वे सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा है। ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों में रोगजनक के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला है हमारा प्रोटिस्टा जगत, जो कि हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ एक जगत को डिस्कस किए हैं, मोनेरा को। कल प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, फंजाई को। और उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। प्लांटी को पूरा करेंगे, एनिमेलिया करेंगे और इसी तरह से करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा टारगेट है दिसंबर तक हम 11th-12th की पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी की कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है और जून जुलाई में उसका पेपर होने वाला है। तो 6 महीने हमारे पास उधर बचेंगे। अगर हमारा प्री फाउंडेशन कोर्स अच्छा हुआ रहेगा तो आसानी से हम टारगेट बैच को कर सकते हैं और सभी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल और लाभदायक होंगी। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल पे आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।